Good morning, class 10th. Today we learn a poem, Dust of Snow, Forest. Robert Frost, अमेरिकन पोएट है। बात बहुत सिंपल लेकिन मीनिंग बहुत गंभीर। इनकी कविता की विशेषता बहुत सिंपल वर्ड। इसमें आगे देखेंगे अगले दिन हम लोग। फायर एंड आइडी के 2 स्टैंजा, इसमें भी मात्र 2 स्टैंजा है। डस्ट धूल है ऑफ स्नो, बर्फ के धूल, हिम के धूल। हिमालय, हिम मने बर्फ, आलय मने घर। हमारे देश में हिमालय है। यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो क्वेश्चन भी है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? क्या होता है डस्ट ऑफ स्नो? ठीक है, पाउडर हो गया, चूर्ण हो गया। When we crush anything to change powders, then this thing is known as dust. डस्ट बन जाता है। क्या जिक्र है डस्ट ऑफ स्नो का? दबे, इसको पढ़ने से पहले देखिए, दबे क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। देखिए हेमलॉक ट्री, ग्लोसरी मैंने शब्दावली में हेमलॉक ए पॉइजनस प्लांट, ट्री विथ ए स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिस पर छोटे छोटे उजले फूल होते हैं। गांव घर में आप देखे होंगे धतूरा, धतूर का जो पौधा होता है, जो गांव से बिलोंग करते हों, दिखते होंगे खेतों में, खेतों के डनेर पर, है ना। इस तरह का जनरली पौधा छोटा सा पाया जाता है, जिसके उजले उजले फूल होते हैं। एक तरह से पॉइजनस है। अगर उसके बीज को हम खाएंगे तो आदमी मतवाला हो जाता है, ज़्यादा खाने के बाद मर भी सकता है। हालांकि वह आयुर्वेदिक मेडिसिन है, दवा है, औषधि है। और यहाँ पर एक ठो और शब्द है, देखिए, रू, हेल्ड इन रिग्रेट और रिपेंटेंस मने शोक या पछतावे में गंवाना। होता है ना, कोई चीज़ परेशानी होती है जीवन में, हम व्हेन वी आर इन ए सैड और डिप्रेस मूड, तो बहुत सारा समय यहीं बर्बाद हो जाता है अफसोस करने में। A lot of time get ruined whenever you are in a sad and depressed mood. This is the situation in this poem with this poem रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ भी यही स्थिति है। देखिए कविता को कैसे पढ़ते हैं। द वे एक क्रॉ, एक कौवा है, एक तरीके से सुक डाउन ऑन मी, सुक सेकेंड, याद कीजिए हिलाना, हिला करके मुझ पर गिराता है डस्ट ऑफ स्नो, हिम के कणों को, हिम के धूल को। फ्रॉम ए हेमॉक ट्री, कहाँ से? तो धतूरे के पेड़ से, एक पॉइजनस ट्री है, उसके पेड़ से एक कौवा डाल को हिला करके कवि के बॉडी पर गिराता है। हियर द पोएट वाज इन अंडर ट्री, यहाँ कवि पेड़ के नीचे है। एंड
A crow was on the tree of a hammock tree, hemlock tree, एक पॉइजनस प्लांट के पौधे के ऊपर है, उसके डाल को हिलाता है. He shook the branch of that tree, and on that branch there was a dust of snow, and when he shook that branch, the dust of snow fell upon the body of the poet, upon poet's body. कवि के शरीर पर गिरता है. बहुत छोटी सी घटना है. It seems very simple here. What is this meaning of this real poem here? I has given my heart, गिरा, has given my heart a change of mood. और इसकी वजह से this event, this situations change my mood and shift some part of a day I had rued. जो मैं अफसोस कर रहा था, पछतावा कर रहा था, रिपेंट्स कर रहा था, बाकी के दिन को बर्बाद होने से बचा लिया. थिंक अबाउट द पोएम. देखिए, दिस पोएम रिप्रेजेंट ए मोमेंट. एक कविता एक ऐसे क्षण को पेश करती है, प्रस्तुत करती है, दैट सीम सिंपल, जो बहुत सिंपल लगता है. आप देखिए, कुछ है, कौवा बैठा है, एक पेड़ पर बैठा है, वो पेड़ पॉइजनस है. कौवा भी कवि के अनुसार और हेलमॉक ट्री, दो है स्थिति जिसकी वजह से इसकी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है उस वक्त कवि उदास हो गया है. लेकिन कवि का हिलाना उस हेलमॉक ट्री को और उस पर से हिम के धूल को उसके शरीर पर गिरना उसके दिलो दिमाग में, दिल में परिवर्तन ला देता है. उसकी मुद्रा को, इसकी स्थिति को, दिल की हालात को चेंज कर देता है, और जिसकी वजह से दिन के बाकी टाइम जो है, द रेस्ट ऑफ द डे चेंज इनटू सोरो एंड डिप्रेस टू joy and happiness. This is the theme of this poem here, but has a large significance. Compare the other quotation from the Robert Frost. Always a large significance. A little things touches a large things. एक छोटी सी चीज बहुत बड़ी चीज को टच कर देती है. What a dust of snow. What does the poet say? Has changed the mood. What has changed his mood? क्या बदल दिया कवि के अनुसार? Does the poet say? जब कवि कहता है उसके अनुसार वो क्या चीज है जो उसके मूड को बदल दिया? How has the poet mood changed? कैसे कवि का मूड बदल गया? What changed? The dust of snow when fall upon the body of the poet Robert Frost changed his mood. How has the poet mood changed? कैसे बदल गया पोएट के मूड? मन here
The poet is in sad mood. He was sitting under a hammock tree. At this moment, he was under a hammock tree, a poisonous plant. Any crow, a bird, who shook the branch of the tree, and that's why the dust of a snow fell upon the body of the upon poet's body, and in this way his sorrow and depressed mood changed into joy and happiness. इस तरह से देखते हैं कि उसकी उदासी और हताश भरा दिमाग मन खुशी और आनंद में बदल जाता है. Here the poet is in search of a happiness. Where else can he find bliss? कहाँ इसके अतिरिक्त उसको शांति मिलेगी, परमानंद की अनुभूति होगी. उदासी में हैं, हम शांति चाहते हैं, हम खुशी चाहते हैं. In the situation of coronavirus, if anything happen that change our mood, then we can start doing any creative things. तब हम शुरू कर देते हैं कोई अच्छा काम करना. इसलिए इस हालात में यहाँ अगर कंपेयर कीजिए कोरोना वायरस को क्रोसे और डस्ट ऑफ क्रोसे और हैमॉक ट्री से, अगर इस पर हम सोचें, कवि के पास भी ये दो चीज़ है, यहाँ कौवा भी है, हैमॉक ट्री भी है, तो कौन सी घटना आकर के चेंज कर देती है? तो वहीं कौवा के द्वारा किया गया एक्टिविटी, द एक्शन that has happened, that has been happened by the crow, and with this the dust of snow fell upon his body, and this event, and at that moment when the poet was in a sad and depressed mood, and after falling the dust of snow in his body, his mind changed into joy and happiness. और उसका दिमाग मूड खुशी में और आनंद में बदल जाता है. ये बिकेम ब्लिसफुल हो जाता है, वो परमानंद की अनुभूति को पाने लगता है. तो अगर हम लोग भी अगर इस उदास भरी हताश भरी सिचुएशन में जो पूरे विश्व को दिस कोरोना वायरस हैज़ टेकन इन इट्स ग्रीप द होल वर्ल्ड एंड पार्टिकुलरली आवर ओन कंट्री, एक कोरोना वायरस पूरे विश्व को खास करके अपने देश को अपने गिरफ्त में ले लिया है. अगर हम कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसी जीवन में घटना घटे और हमारी मूड बदले और इस हालात में हम कोई अच्छा वर्क करें, तो फिर इसकी कोई चिंता नहीं रह जाएगी. आखिर समय बर्बाद करने से कुछ होने वाला नहीं है. दिस इज द लेसन्स मैंने पोएट गिव अस. यही तो सीख है, यही तो एक पाठ है जो कभी हम लोग को देना चाहता है ना. कोई घटना घटेगी, इफ देयर इज ए नाइट, द मॉर्निंग इज नॉट फार अवे, अगर रात है तो सुबह ज़्यादा दूर नहीं है. इफ द विंटर केम्स, द स्प्रिंग इज नॉट फार अवे, अगर जाड़ा आई है तो बसंत ज़्यादा दूर नहीं है. एक कोरोना आया है तो ये जाएगा, हम खुश होंगे,
हम फिर मिलेंगे, पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ऐसे तो पढ़ ही रहे। हाउ डज द पोएट प्रेजेंट नेचर्स इन दिस पोएम। कैसे कवि फर्स्ट जो है, हाउ डज फर्स्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम, कवि किस तरह से इस कविता में प्रकृति को प्रस्तुत करता है, प्रकृति को दर्शाता है। द फ्लोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ आंसर। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, फ्लोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ही आपको कुछ इसके आंसर के बारे में सोचने के लिए मदद कर सकता है। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्स पोएम। वो कौन कौन सी चिड़ियाँ हैं जिसका अक्सर कविता में नाम दिया रहता है। नेम्ड का प्रयोग देखिए यहाँ पर वर्ब के रूप में किया गया, पैसिव का स्ट्रक्चर है ना। दैट किसके लिए है, बर्ड्स के लिए है। दैट बर्ड्स प्लुरल है, इसलिए आर का प्रयोग यहाँ हो गया है ना। जनरली, यूजुअली, जनरली कविता में किस तरह की चिड़िया का वर्णन होता है। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम। क्या आप सोचते हैं कि कविता में अक्सर, यूजुअली, अक्सर, जनरली कौवे का वर्णन होता है। नहीं, कौवे का वर्णन तो कोई करता नहीं कविता में। कोयल का वर्णन होता है, नाइटिंगेल का वर्णन होता है। मैंने दोज बर्ड हु सिंग स्वीट्स, उससे चिड़िया का वर्णन होता है जो बहुत सुंदर गाती है। यहाँ कौवा का वर्णन है। इसका मतलब यहाँ कौवा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौवा सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिग्रेट को, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक पॉइजनस प्लांट का भी होना तो एक इसका एक अलग सेंस है ना। ये तो यही कोई खुशी की चीज़ तो नहीं है। जहर का होना, कोरोना का होना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो ये सब प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। कविता का सीधा अर्थ आप नहीं सोचिए, कहना क्या चाहता है, इसके पीछे का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ poem here? What images come to your mind when we think of a poem, Crow? कौन सी इमेज, कौन सी ख्यालात, कौन सी दिमाग में बात, इमेज, एक तस्वीर बनती है जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं। कौवा से दोनों बात होता है। It is a harbinger. It gives the indication of something going to happen, something bad is going to happen. Another way, it is going, माने कोई guest is going to come in our home. It depends upon the voice of the crow. अगर गांव से बिलोंग करती हूँ तो कौवे की आवाज़ से हमें दो तरह की बातें समझ में आती है। अगर वो कड़ा बोल रहा है, कर्कश आवाज़ है, हार्श साउंड है, तब तो समझिए कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। अगर बहुत मीठा बोल रहा है तो कोई आने वाले हैं। आज तो फ़ोन से ही संदेशा हो जाता है कि हम आ रहे हैं, लेकिन पहले का उसकी आवाज़ से हम लोग समझते थे कि कोई आ रहा है। दादी माँ भी कहती थी सब बचपन में, जो बहुत अच्छा कौवा बोल रहा है, कोई ज़रूर आएगा, मामा आएंगे, ये आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ कौवा ये सुकून का बोध नहीं करा रहा है। ठीक है, देखिए अच्छा है। अगेन, व्हाट इज़ द हेलमॉक ट्री। हेलमॉक ट्री क्या है भाई, तो लिखा ही हुआ है हेलमॉक ट्री विथ ए पॉइजनस प्लांट होता है विथ ए स्मॉल वाइट फ्लावर्स होता है, लिखा हुआ है। ठीक है, why does the poet write about a more beautiful, why doesn't,
क्यों नहीं लिखता है? वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मेपल, ऑक और पाइन एपल? माने अच्छे पेड़ों का वर्णन क्यों नहीं करता है? क्यों? बिकॉज द सिचुएशन इज not very good it, and due to this hemlock tree his mood is in sad and depressed, है ना? ये दोनों यहाँ पर क्रो और हेलमक ट्री रिप्रेजेंट नॉट गुड थिंग्स, नॉट ए हैप्पी मूड, इट रिप्रेजेंट ए डिप्रेशंस, रिप्रेजेंट ए सैडनेस, बट द एक्टिविटी happened, the activity that was has done by the poet, the snow crow, and the falling of a dust of a snow upon the poet body, and this natural activity took place, and in this way the mood of the poet changed from sadness, from depression to happiness and joy, खुशी और आनंद में बदल देता है वो डस्ट ऑफ स्नो आकर के। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को। व्हाट डू द क्रो एंड हेलमॉक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? सीधी सी बात है, उदासी को रिप्रेजेंट करता है, सैडनेस को, डिप्रेशन को, जॉय और सोरो। किस चीज़ को? नहीं, खुशी और जॉय और सोरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ ए स्नो एंड द क्रो सेकंड ऑफ ए हेलमॉक ट्री? व्हाट डज द डस्ट ऑफ ए स्नो? द डस्ट ऑफ ए स्नो, व्हाट? द डस्ट ऑफ ए स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ सेक मन हिलाता है, ऑफ ए हिला करके जो हेलमॉक ट्री से गिराता है। स्टैंड फॉर माने किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है? रिप्रेजेंट करना, स्टैंड फॉर का मतलब दर्शाना। किस चीज़ को दर्शाता है? व्हाट डज द डस्ट ऑफ ए स्नो स्टैंड फॉर? स्टैंड फॉर क्या चीज़ दर्शाता है डस्ट ऑफ ए स्नो? दैट इसके लिए है, दैट द क्रो सेक्स ऑफ ए हेलमॉक ट्री। ये डस्ट ऑफ ए स्नो है कहाँ? तो धतूरे की एक पॉइजनस प्लांट के पौधे पर है, और उस पौधे को हिलाता है और जिसके कारण वो गिर जाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? स्टैंड फॉर। ये रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। स्टैंड फॉर फ्रेजल वर्ब है, रिप्रेजेंट एक वर्ड है। इसी स्टैंड फॉर का मतलब रिप्रेजेंट है। एक ही वर्ड को एक ही सेंटेंस, एक ही क्वेश्चन में बार बार रिप्रेजेंट करने से बेहतर है कि उसके लिए हम एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर लिया। इसी बात को हमें रिप्रेजेंट कह रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टैंड फॉर होगा। जैसे ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, एच स्टैंड फॉर क्या है? हाइड्रोजन, एन स्टैंड फॉर क्या है? नाइट्रोजन। पढ़ते हैं एन ए किसको रिप्रेजेंट? नाइट्रोजन को, ठीक हो, सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। एच किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैंड फॉर किसके लिए है? किसको दर्शाता है? तो हाइड्रोजन को दर्शाता है। ओ किसको दर्शाता है? ऑक्सीजन को। सी किसको दर्शाता है? स्टैंड फॉर कार्बन को देता है। तो दोनों एक दूसरे का साइनो है, पर्यायवाची शब्द है, रिप्रेजेंटेटिव शब्द हो गया, ये फ्रेजल वर्ब हो गया। ठीक है, तो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शा रहा है कि कभी तो भाई दुख में है ना, तो हेलमॉक क्रो और हेलमॉक ट्री सोरो को दर्शाता है, जॉय को, सोरो को दर्शाता है। जबकि जो गिरता है ना डस्ट ऑफ ए स्नो, कौवे के हिलाने से कवि के बॉडी पर, जिसके वजह से वो खुशी में बदल जाता है, इस चीज़ को दर्शाता है। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस? क्या कभी ऐसा भी समय रहा है जो आप बहुत डिप्रेस महसूस किए हों और होपलेस, निराश महसूस हुए हों? हाँ है ऐसा। तो देयर आर ए लॉट ऑफ इट, यानी देयर आर ए लॉट ऑफ times in our life when then we felt depressed and hopeless, but this continuity doesn't last for a long time.
लेकिन ये कंटिन्यूटी बहुत देर तक नहीं रहती है। दिस वर्ल्ड इज चेंज इज द लव ऑफ नेचर, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। बदलना प्रकृति का नियम है, बदल जाता है हर चीज़। अभी कोरोना आया है तो क्या ऐसे ही रहेगा? कोरोना बहुत पहले तो नहीं था, अभी है, हमेशा रहेगा नहीं, जाएगा, है ना। हम इसी हालात में हमेशा नहीं रहेंगे, स्थितियाँ बदलेगी। वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें आशावादी होना चाहिए और होना ही है ना। वन डे दिस वायरस मैंने लेफ्ट दिस वर्ल्ड, दे लेफ्ट दिस आवर कंट्री एंड द world will become happy, and we start our things, we make our a lot of dream in our life to fulfill in our goal in futures। हम लोग बहुत सारे ड्रीम को देखेंगे, उसको पूरा करने के लिए सोचेंगे, फिर आएगा जीवन में उमंग। बस हम हौसला बनाए रखें इस वक्त। तो अगर हम देखें इस कोरोना वायरस से, तो यहाँ एक क्रॉ जो है, कौवा है, हेलमक ट्री है, ये कोरोना वायरस हो गया। और कोई आशा की किरण जो है, कुछ एक्टिविटी भगवान के द्वारा होगा, हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर लगे हुए हैं, हम लोग केयरफुली रहें, वो सब चला जाएगा, फिर हमारे जीवन में खुशी लौट आएगी। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में खुशी लौट करके आ जाता है। यही तो कविता कर रहा है, यही इस कविता का दरअसल मीनिंग भी है जो लार्जर सिग्निफिकेंस, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। ए रिप्रेजेंट ए मोमेंट दैट सीम सिंपल, ये क्षण बड़ी सिंपल लगता है, ठीक है। और इस ऐसे क्षण से क्या स्थिति हो गई है, बहुत उदासी है, बहुत सोरो है। सोरो का मतलब दुख है, डिप्रेशन है। देख रहे, सोरो शब्द का प्रयोग यहाँ सोरो है, SORROW, लेकिन ये चेंज होगा, लोग चेंज हो जाएंगे। एक्सपीरियंस्ड सिमिलर मोमेंट, हैव यू एक्सपीरियंस ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? कभी आपने अनुभव किया है कि जो ऐसा हुआ हो और आपका मूड बदला हो? हाँ, ऐसा हुआ है, अभी भी हो रहा है, मूड बदलेगा, ठीक है। तो नाउ आई finished my video lecture series and giving away spending a happy day and have a good day. Thanks to all of you and have a good day.